हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल्स एकेडमिक विंग। आज हम क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट 1 के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जैसा आपको यहाँ थंबनेल में पता चल गया होगा, और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे जो प्रैक्टिस भी आपके लिए करवाएंगे और आपके एग्जाम में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो हमारा टारगेट है 50 आउट ऑफ 50, और उसमें हम लेकर के चलते हैं आज के क्वेश्चंस। तो हमारा 50 आउट ऑफ 50 का जो टारगेट है कैसे अचीव कर पाएंगे हम, इसके लिए हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंस इंटेलिजेंस। यहां हमारा टारगेट 50 रहेगा। क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, सारे ऑप्शंस जो पॉसिबल है इनको भी रीड कीजिए, और पॉसिबल आंसर्स लगाने, इसमें मोर देन वन भी हो सकते हैं, एक अकेला भी हो सकता है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइन इंटेलिजेंस। कौन डिफाइन करता है इंटेलिजेंस को? इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इट इज द एबिलिटी टू एक्वायर and apply knowledge and skills in various domains. It is the ability to describe things. It is the ability to understand thing, feeling, situation, along with acquiring and applying knowledge and skills in various domains. तो इसको आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आज थोड़ा शोरगुल इस वीडियो में आ रहा हो, लेकिन आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए और ध्यान से इसको देखते जाइएगा। आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा आप जब पढ़ेंगे। तो इसका देखो पॉसिबल आंसर क्या है, हमारा इंटेलिजेंस क्या है। आपने फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी पढ़ रखा है व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में आपने जो पढ़ रखा है दैट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, एक्वायरिंग नॉलेज, अप्लाइंग नॉलेज। तो सबसे जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या हो रही है, ऑप्शन डी। लेकिन इसी के तरह हमारा ऑप्शन एक और भी यहाँ आपके सामने है, दैट इज बी। बी इज सेइंग दैट इट इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल इन वेरियस डोमेन। तो ये एबिलिटी है नॉलेज को एक्वायर करने की, अप्लाई करने की। ओके, और डी ऑप्शन में भी सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स कही जा रही हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समय लगता है तो आप थोड़ा स्लो देख सकते हैं, अदरवाइज स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो फुल एनर्जी के साथ आप एकदम रेडी हो जाइए। आपने साल भर सब कुछ पढ़ा है, कोई कॉपी पेन लेके बैठने की जरूरत तो नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नया लगता है तो हो सकता है आप चाहें तो नोट कर लें, बाकी प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, आपको आंसर मेरे बताने से पहले आता है आप कमेंट भी कर सकते हैं। अभी हम इस तरह से कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा टारगेट अचीव होता जाएगा या फैसिलिटीज बढ़ती जाएंगी, हम लाइव क्लासेस करने लगेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस आर देयर। तो अब आपको बताना है कितने टाइप की इंटेलिजेंस होती है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कितने टाइप की इंटेलिजेंस होती है। 8, 9, 10 और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग तरह से आपको बताया गया होगा कि कितने टाइप के इंटेलिजेंस हमारे सामने हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पास नॉलेज है आप उसे यूज कीजिए। 8, 9, 2, 10 कितने हो सकते हैं ध्यान रखेंगे। तो यहां हमारा राइट आंसर है 9 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, 9 टाइप के इंटेलिजेंस हमारे पास होते हैं, जिसमें आप लोगों को सारे नाम याद होने चाहिए। नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, जिसे हम रिदमिक भी कहते हैं, है ना, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक, लिंग्विस्टिक और स्पैटिकल इंटेलिजेंस। तो ये सारे इंटेलिजेंस एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं, और यूं कहें तो ये सभी लिविंग बीइंग्स में कोई ना कोई काइंड के इंटेलिजेंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज देयर, हु इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस टू लार्जर ऑडियंसेस। मतलब ये जो आपको नीचे दिख रहे साइंटिस्ट के नेम्स हैं, इनमें से आपको बताना है कि सबसे लार्जर लेवल पे ये थ्योरी किसने स्प्रेड आउट की थी। तो आपका पहला आंसर हो गया हार्वर्ड गार्नर, स्टीव होवी, हार्वर्ड जॉनसन और जैकी रॉबिन्सन। आप बताएंगे इसमें से सही आंसर क्या है। आपका सही आंसर होने वाला है हार्वर्ड गार्डनर। तो गार्डनर की ये थ्योरी थी। आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, Which of the following is not a valid type of intelligence as per the multiple intelligence theory of
हॉवर्ड गार्डनर, जिसकी बात हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। तो अब इसमें से हमें बताना है, जो सबसे पहले नहीं सॉरी दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखे हैं सारे के सारे 9 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो आप बताइए, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, नेचुरलिस्टिक और जोवियल, कौन सी इंटेलिजेंस है इसमें से जो कि आपकी एक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस या टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कहें तो उसमें नहीं है? तो आपको समझ आ जाना चाहिए था, और ये सही आंसर क्या है? जोवियल इंटेलिजेंस। ओके, तो उस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं पॉज इसलिए ले रहा हूं कि आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, उसके ऑप्शंस को ठीक से पढ़ें और आप सही आंसर टिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, अ पर्सन कैन पोजेस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस साइमल्टेनियसली, मीन्स ऑफ सेइंग दैट कि एक टाइम में एक इंसान कितने तरह की इंटेलिजेंस को डिस्प्ले कर सकता है या यूज कर सकता है। इस तरह से यहाँ पर आप समझ लीजिए। और साथ साथ जैसे मैं अभी, आप एक बात समझें, तो मैं बोल रहा हूँ या आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, है ना, तो आपने देखने के लिए विजुअल इंटेलिजेंस का यूज किया। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कोई लैंग्वेज यूज हो रही है, यहाँ जो सामने लिखा है उसे पढ़ के आप समझ रहे हैं, तो उस लैंग्वेज को आपने समझा, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी यूज हो रही है ना। तो ये दो साथ में इंटेलिजेंस यूज हो रहे हैं। अब इसके बाद आप सही आंसर टिक कर रहे हैं। आंसर टिक करने के लिए आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना भी पड़ रहा है ना, कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है। तो ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आ गया। अब ये तीन तरह की चीजें हमारे सामने चल रही। अगर आप कमेंट कर रहे हो या मैं टिक कर रहा हूं, तो मैं यहां अपने बॉडी मूवमेंट को डिस्प्ले कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया? बॉडीली काइनेस्थेटिक हो गया। तो हमारे पास क्या, एक टाइम में मींस साइमल्टेनियसली आई एम मीन्स वी आर और द ह्यूमन बींग्स कैन पोजेस मैनी और मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसमें नंबर का कोई गेम नहीं है। मल्टीपल मतलब 9 के 9 एक टाइम में तो नहीं आ सकते हैं, कोई अलग ही सिचुएशन होगी जिसमें आएंगे, जैसे कोई डांस कर रहा होगा तो उसमें आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर इंटेलिजेंस उसमें यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसकी बॉडी मूव कर रही है, वो देख भी रहा है, वो सोच भी रहा होगा, माइंड में प्रोसेस भी हो रहा है, जो उसका रिदम चल रहा है या जो बीट चल रही है, तो म्यूजिक भी ले रहा है वो। और अगर वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों हैं सॉन्ग, तो उसको सुनना, समझना, सोचना और परफॉर्म करना, सब कुछ करना पड़ रहा है। या खेलते समय ये सारी इंटेलिजेंस एक साथ यूज होंगी, तो एक साथ मल्टीपल इंटेलिजेंस हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द अकाउंटेंट ऑफ योर स्कूल हु डज ऑल द कैलकुलेशंस रिगार्डिंग फी एंड सैलरी हैज इंटेलिजेंस। अब ये चीज देखो, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन हो सकता है इंटेलिजेंस से रिलेटेड, है ना। तो उसने मैं बता दिया कि अकाउंट्स को जो कर रहा है टैकल, तो वो क्या, कौन से इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकल, स्टैटिकल, लिंग्विस्टिक या म्यूजिकल। तो इसको आप ध्यान से अगर समझते हैं तो आपको पहले ही पता चल रहा है। हमें कीवर्ड फाइंड करना है। क्या कीवर्ड आया? अकाउंट। जो अकाउंटेंट हो गया, अकाउंट देखेगा। अकाउंट्स में क्या रहेगा? अकाउंट का पूरा काम क्या रहता है? कैलकुलेशंस का काम रहता है। अकाउंट में आपको क्या करना है? मैथमेटिक्स ही लगानी है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है ना। तो ये फी, सैलरी, ये कीवर्ड्स आपको देखने, तो इससे हमें सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर कैलकुलेशंस बहुत हो रहे हैं। तो कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस जो हमारी है, दैट इज यूज्ड हियर। ओके, सो आगे बढ़ते चलते हैं, और ये देखिए आ गया नेक्स्ट, द वैलिड आंसर ऑफ सेड टू हैव डैश डैश इंटेलिजेंस मींस व्हाट विल बी द आंसर जो हमें यहाँ पे फिल करना है। आप सोचिए, तो अभी सिंपल है, मैंने अभी डांस का एक एग्जांपल भी बीच में ऐड किया था। तो बॉडीली, स्पैटिकल, लिंग्विस्टिक, फंडामेंटल, इनमें से कौन सा आएगा? तो हमने बताया, जब भी हमारी बॉडी मूवमेंट करने लगे, है ना, तो उसको हम बॉडीली काइनेस्थेटिक बोलेंगे। ये हमारा सही आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेड, व्हाट इज सेइंग? इट इज सेइंग द एथलीट आर सेड टू बी। अब इसमें कौन सी है? नेक्स्ट वही चीज आई, वो डांस कर रहा था, ये दौड़ रहा था। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही है कि वो एक ही जगह था, ये भाग रहा है, बस बॉडी मूवमेंट दोनों में हो रहा है ना। तो बिना सोचे ये तो बॉडीली काइनेस्थेटिक हो ही जाएगा। और ये इस तरह का एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल परफेक्ट समझिए आ सकता है। वोकलिस्ट,
अब ये समझिए, आप कोई वोकलिस्ट व्यक्ति है और वो गाने का प्रयास कर रहा है या गा रहा है, तो किस तरह की इंटेलिजेंस यूज करेगा? मैथमेटिकल, स्टैटिकल, लिंग्विस्टिक और म्यूजिकल। अच्छा देखो, इसमें यहाँ आप कह सकते हो कि सर वो बोल रहा है, लेकिन वो बोल तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है? वोकलिस्ट लिखा है उसके लिए, मतलब वो गा रहा है ना। तो गाना गाने से रिलेटेड इंटेलिजेंस हो जाएगी यहाँ पर आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। गाना गाने से रिलेटेड मीन्स ऑफ सेइंग दैट कि वो क्या कर रहा है? ही इज परफॉर्मिंग समथिंग, बोल बस नहीं रहा है या समझ नहीं रहा है, वो उसको गा रहा है ना, रिदम है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। देखिए हम बहुत तेजी से चल रहे हैं, ये तो मुझे ऐसे फील नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोग लाइव होते तो शायद अच्छे से मैं समझ पाता। अगर आपको लग रहा है मैं तेज हूं तो थोड़ा सा स्पीड घटा लीजिए, नहीं तो चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और कम टाइम में करने हैं, तो उसके हिसाब से मैं चल रहा हूं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? योर स्कूल प्रिंसिपल अ ग्रेट ओरेटर हैज द इंटेलिजेंस। हाँ, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन में ही दिया है। ऑरेटर बोला गया है ना यहाँ, मतलब अब इससे आपको समझना है कि अकेले बोलने में और गाने में बहुत अंतर होता है ना। अकेले बोलने में और गाने में अंतर होता है, इसलिए उन्होंने यहाँ सीधा सा मार्क क्या कर रखा है? ऑरेटर। और ये चीज हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो ऑरेटर जो होगा उसका इन दोनों से फिलहाल कोई लेना देना नहीं। अब वो शांति से कुछ ना कुछ, मतलब शांति के मतलब ये कि नॉर्मली जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ? मैं एक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन। द पियानो प्लेयर डिस्प्लेज द अमेजिंग इंटेलिजेंस। कौन सी इंटेलिजेंस को ये कर रहा है? 11th क्वेश्चन। तो सिंपल है, गाएगा बजाएगा कुछ भी करेगा तो वो म्यूजिक और रिदम को समझ रहा है ना, तो वो हो गया। फिर क्या आया इसमें? कराटे मास्टर डिस्प्ले ग्रेट इंटेलिजेंस। कौन सी इंटेलिजेंस कराटे मास्टर यूज करेंगे यहाँ पर? तो ये फिर वही आ गया है जैसे हमारे स्पोर्ट्समैन जनरली मैं बात करता हूँ, तो वही हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियल, इंटरपर्सनल, म्यूजिकल और बॉडीली काइनेस्थेटिक। हाँ, जल्दी जल्दी करते जाएंगे। आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, क्लास 9th है, 10th है, किसी भी क्लास में कंप्यूटर साइंस डोमेन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है 9 to 12th, आप शेयर कीजिए हमारे साथ प्रॉब्लम को। कमेंट कर सकते हैं आप हमें, उसके बाद हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे। और अगर पॉसिबल हो सका, आपको 1 to 1 जरूरत हुई, टाइम मैच कर जाएगा, तो हम आपका सॉल्यूशन विदाउट एनी कॉस्ट पर्सनली आपसे गूगल मीट या जूम मीट के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ये सारे आंसर सही नहीं है, मतलब ये तो हमने ऑप्शन पढ़े हुए थे। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि कराटे मास्टर जो होंगे उनकी बॉडी मूवमेंट चल रहा है, तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक हो गया आंसर। नेक्स्ट क्या है? मिस ए हैज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब बताओ, कोई मिस ए हैं, उनकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है कुछ, तो सी क्या फिल किया जाएगा? सी लव्स ड्राइविंग का, है ना, समझो। इज अ गुड इंटीरियर डेकोरेटर, एंजॉय वर्किंग विद प्लांट्स, वर्क वेल विद चिल्ड्रंस। अगर कोई भी व्यक्ति जो नेचुरलिस्टिक है तो क्या उसे कार चलाना पसंद होगा? आई डोंट थिंक सो। ये थोड़ा सा समझने की बात है ना। तो उसको सिंपल है, क्या आएगा पसंद? एंजॉय वर्किंग विद प्लांट्स और गार्डन या कुछ भी ऐसे प्लांटेशन करना, ये सब उसको पसंद होगा, ना कि उसको पोल्यूशन फैलाना, है ना, या खेलना कूदना बच्चों के साथ। चलिए नेक्स्ट। तान्या इज एग्जिस्टेंशियली इंटेलिजेंस, सी कीप्स आस्किंग क्वेश्चन अबाउट। अगर कोई एग्जिस्टेंशियली, एग्जिस्टेंस मतलब व्हाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड, ये एक क्वेश्चन हो गया कि हम यहाँ क्यों हैं, तो मतलब हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो शेप, पैटर्न, इक्वेशंस, पर्पज ऑफ लाइफ, नेचर। देखो मैंने जो बोला उसका आंसर यहाँ निकल के आ गया था, पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाई वी आर हियर, है ना।
तो ये जो हमारा है आंसर, जब कोई भी फिलोसफिकल बातें करने लगे तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगा, है ना। हाँ, जैसे आप स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं या किसी के भी बारे में जो ग्रेट राइटर्स या थिंकर्स हो चुके हैं, तो उनका जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस था वो इसी डायरेक्शन में होता है। आगे बढ़ते हैं हम। नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करके रखिएगा, बहुत जल्द हम इसके लिए भी फिक्सेशन का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, मिस्टर बाय हैज हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ही, इसमें क्या आएगा, कैन रीड बुक्स वेरी फास्ट। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस is mentioned, so what we have to fill, make friends quickly, can interact with animals, is a good cook। देखो, अब कितना भी अच्छा व्यक्ति होगा, एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उसका अपना एक अलग इंटरपर्सनल रिलेशन वो आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंसानों को छोड़ के बात करना सीख जाए वो व्यक्ति, इंटरपर्सनल वो कर रहा है कम्युनिकेशन, है ना। तो यहाँ हो जाएगा कि जो अच्छी हाई कमांड है, जिसकी इंटरपर्सनल रिलेशंस में इंटेलिजेंस अच्छा है उसका, तो वो फ्रेंड्स जल्दी बनाएगा। बी आंसर इज राइट। आई एम इंट्रापर्सनली इंटेलिजेंट, इट मीन्स I am an extremely outgoing person. I am really good at sports. I am really good at arts. I am able to understand myself well. Means of saying that in four works में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात क्या होगी, मीन्स आई एम एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ वेल, मैं अपने आप को अच्छे से, है ना। तो ये इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशन या कम्युनिकेशन या इंटेलिजेंस, ये सभी जब भी ये बढ़ रहा है तो ध्यान रखना, इंट्रापर्सनल मीन्स विद इन द सेल्फ, रिलेटेड टू द सेल्फ, एंड इंटरपर्सनल इज रिलेटेड विद अदर्स, द अदर वन। ओके, सो वी हैव टू फोकस ओवर दैट। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, द चीफ गेस्ट ऑफ our annual function spoke expressively, he displayed great dash intelligence। अभी हमने प्रिंसिपल वाले केस में देखा था, है ना, कि बोल रहे हैं तो बोलते समय कौन सी लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए, मतलब कौन सी इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, तो ये तीनों इंटेलिजेंस हमारे किसी काम के नहीं है। कौन सा इंटेलिजेंस काम आएगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ही हमारा काम में आने वाला है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट एन option choice from an available set of choices is called। अभी आपको कुछ चॉइस निकालना है, यही ऑप्शंस जो आप चूज कर रहे हो, आंसर लगा रहे हो, तो इसमें से अभी चुनो क्या है, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूशन, नन ऑफ दीज। प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट एन ऑप्शन चॉइस फ्रॉम एन अवेलेबल सेट ऑफ चॉइसेस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग। देखो, एक तरह से तो इंटेलिजेंस हो जाएगी जब आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, लेकिन एक्चुअल क्या है, ये डिसीजन मेकिंग है, डिसाइड कर रहे हो आप, तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो हम डिसीजन मेकिंग ही कहेंगे, है ना। बाकी इंटेलिजेंस का काम क्या है, टू लर्न, टू अप्लाई, टू मेक डिसीजन, थिंक, फील, ये सभी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। Which of the following contribute to the intelligence? Past experience, data or information, intuition or all of these? अब ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें आप सोचेंगे भी क्या। पास्ट एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारी इंटेलिजेंस के लिए, है ना। क्यों है, जैसे हम कुछ भी वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें हमने पहले उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज ली होगी, है ना, और हमारा और भी जो नॉलेज पिछला है उससे कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन होगा। डेटा और इन्फॉर्मेशन वो उस नॉलेज में ही इंक्लूड रहेगी जो हमारे पास पहले से है। फिर हमारा इंट्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी हैं, या वही सब इंटेलिजेंस ही हैं। ओके, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है
is an outcome of past experience, knowledge, data, information available you in intuitions etc. ये क्या है आपका मतलब डिसीजन मेक मतलब इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूशन, नन ऑफ दी, जिसमें यहाँ क्या फिल किया जाए कि ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस दे सके। तो पिछले ही क्वेश्चन की तरह यहाँ है, लेकिन यहाँ आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं, मोर देन वन भी आप फिल कर सकते हो। कैसे फिल कर सकते हो देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी है। ऐसे हमने लिखा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज एन आउटकम ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज, डेटा, इंफॉर्मेशन अवेलेबल योर इंट्यूशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। डिसीजन मेकिंग भी आ जाएगा आपका, क्यों? डिसीजन मेकिंग इज एन आउटकम ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज। डिसीजन आप तभी लोगे भाई जब आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस होगा, कुछ नॉलेज होगा, कोई आपने एक इंट्यूशन बना के रखा है, तभी आप जाके करेंगे। तो आपके ए एंड बी बोथ आंसर्स आर राइट। ओके, लेकिन सीबीएसई मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही पूछेंगे जिनमें एक आंसर आपको टिक करना होगा। लेकिन एनसीईआरटी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल वाली है, वो सॉरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, उसमें कई जगह लिखा होता है द पॉसिबल आंसर्स, तो वहां आपको मोर देन वन भी टिक करना होता है। उसी के बेस पे इधर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एआई डोमेन, इनमें से एआई डोमेन कौन सा है? डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, ये डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग क्या है? एक तरह की एल्गोरिदम्स हैं, इनका हम यूज करते हैं मॉडल को बनाने के लिए, है ना। कंप्यूटर डिजाइनिंग जो है ये एक अलग डोमेन हो जाता है आपका, जो कि एआई डोमेन से रिलेटेड नहीं है ना। एआई डोमेन आपका क्या है? कंप्यूटर विजन। तो ये तो सभी ने पढ़े होंगे, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और एनएलपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एआई, इनमें से एआई के एग्जाम्पल क्या है? ऑटोमेटिक प्रोडक्शन ऑटोमेटिक production line in factories, order tracking system, identifying images of correct object from a given set of images, replying in human like language। इनमें से क्या हो सकता है सही आंसर? ठीक है, देखो कुछ चीजें इसमें से ऐसे भी हैं जो ऑटोमेटेड हैं, कुछ ऐसे हैं जो एआई हैं। जैसे ये है ना, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन इन फैक्ट्रीज, ये क्या है? ये ऑटोमेटेड मशीन है, ये इंटेलिजेंट मशीन नहीं है। ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम क्या है? ये इंटेलिजेंट मशीन नहीं है। ये क्या कर रहा है? जो एल्गोरिदम पहले से डिजाइन कर रखा है, जितना उसको डिफाइन कर रखा है वर्क, उसके अकॉर्डिंग वो कर रहा है। और ऑर्डर ट्रैकिंग कोई बड़ी चीज नहीं, वो तो नॉर्मली भी ट्रैक हो जाएगा कि कितने ऑर्डर हैं, है ना। तो ये इसमें ये देखो कि ये आ गया आपका करेक्ट, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट, या करेक्ट इमेज ऑफ आइडेंटिफाइंग इमेज ऑफ करेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो ये आपका सीबी से रिलेटेड हो गया। कंप्यूटर विजन, रिप्लाइंग इन ह्यूमन लाइक लैंग्वेज, ये हो गया एनएलपी। तो आपके दो आंसर यहाँ भी पॉसिबल बन रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंस। तो मशीन इंटेलिजेंस के लिए क्या है? डेटा, एल्गोरिदम, फीडबैक अबाउट द आउटपुट जनरेटेड, और ऑल ऑफ दीज। तो सिंपल है, इसमें ऑल ऑफ दीज ही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पहले डेटा चाहिए, फिर एक एल्गोरिदम भी बनाएंगे, और बार बार जो रिजल्ट हम देंगे उसको हम क्या करेंगे? उस जनरेटेड रिजल्ट के ऊपर एक फीडबैक भी लेंगे। अगर फीडबैक नहीं लेंगे तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि आंसर सही। जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो उसमें नीचे वो लाइक डिसलाइक टाइप के ऑप्शंस बने रहते हैं कि आपको अच्छा लगा हमारा रिस्पॉन्स या नहीं है, तो उसको आप बता सकते हैं। और मतलब मशीन भी देखो कितनी समझदार है कि जब हम फीडबैक लेंगे तभी सीखेंगे नया, है ना। लेकिन इंसान को फीडबैक दे दो, कई बार वो क्या हो जाता है, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम बुरा मान जाता है। मशीन बुरा नहीं मानती। मैंने तो एक बार चैट जीपीटी को लिख दिया था कि तुम ना मूर्ख हो, तो उसने बड़े पॉजिटिवली लिया, इतना अच्छा जवाब आया। हमने यार अच्छा है, लेकिन ये तो हम भी नहीं मतलब इस तरह से रिएक्ट कर सकते, हमें कोई मूर्ख कहे झगड़ा हो जाएगा। हाँ, the branch of AI that works with understanding language based audio inputs and producing language based audio output is called, जिसमें ऑडियो आउटपुट हो रहा है, ऑडियो इनपुट हो रहा है, और ये एआई की एक ब्रांच है ना। क्या हो सकता है? ऑडियो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग,
ऑडियो लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज इनपुट आउटपुट। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी सोचने की है, जहाँ बोलने सुनने की बात है, लिखने की बात है, लैंग्वेज से रिलेटेड, वो एनएलपी है बस। बाय repeatedly telling a computer about some facts, if the computer learns to understand and interpret it, is an example of। ये बताना है आपको एनएलपी, एमएल, कंप्यूटर विजन, ऑल ऑफ दीज क्या है, इसका सही आंसर क्या है? बाय रिपीटेडली टेलिंग अ कंप्यूटर अबाउट सम फैक्ट्स, if the computer learns to understand and interpret it, is an example of। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये? एनएलपी का, एमएल का, या कंप्यूटर विजन का? देखिए इसमें क्या है, ये आप अगर समझें ठीक से तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? जब रिपीटेडली आप उसको बता रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, सीखने के बाद उसको इंटरप्रेट करता है और फिर जो है सही आंसर निकाल पा रहा है। तो ये सब में होगा, एनएलपी में भी होगा, एमएल में भी होगा, और कंप्यूटर विजन में भी होगा। सॉरी, ये सी है आंसर, यहाँ पर सी मार्क करना है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एन एआई फील्ड which uses scientific algorithm and methods on data to extract knowledge so as use it in various application is called computer vision, data science, machine learning, all of these। देखो यहाँ क्या लिखा है, field of an AI field which is use the scientific algorithms, ठीक है, and methods ऑन डेटा टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज। डेटा से डायरेक्ट नॉलेज को क्या कर रहे हैं हम, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो हमारी कहलाएगी, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम डेटा साइंस। ओके, डेटा साइंस में पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग, उससे कुछ जो भी मेथड्स या एल्गोरिदम्स बनाए गए होंगे उसके बेस पे वो ट्रेनिंग होगी मॉडल की, फिर वो उसमें से कुछ नॉलेज गेन करेगा और इस तरह आगे बढ़ता है। देखो इसमें और क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, ये सीबीएसई सैंपल पेपर में इंक्लूड हुआ था, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन आते भी रहते हैं। एन एआई एप्लीकेशन लेट्स यू सर्च व्हाट यू सी, गेट थिंग्स डन फास्टर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू यूजिंग जस्ट योर कैमरा और फोटो। विच डोमेन डज द ऐप बिलोंग टू? सिंपल है, कैमरा यूज हो रहा है तो देखने का काम कर रहा है, और देखने का काम करने वाला ना तो नेचुरल लैंग्वेज है, ना डेटा साइंस है, ना एआई लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर विजन होगा आपका। कौन सा होगा? कंप्यूटर विजन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू कॉल्ड अ कंपनीज कस्टमर केयर ऑफिस, एन एप्लीकेशन दे रिस्पॉन्ड यू। देखो ये एक तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी, अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमें इसमें यूनिट 1 के बाद में भी करेंगे कुछ, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है ना। उसमें क्या होता है, टाइम रीडिंग में ज़्यादा लगता है, तो आई वुड लाइक टू कंडक्ट विद लाइव क्लास। तो किसी छुट्टी के दिन उसको एक लाइव करेंगे, या जो 1 शॉट या पेपर टाइम में वीडियो होगा उसमें बात करेंगे। Okay, respond you, spoke to you, asked broadly about your issue and then transferred your call to appropriate department. This is an example of technology of AI। मतलब ये क्या है, इसका आंसर सही क्या होगा? यू कॉल्ड कंपनीज कस्टमर केयर, तो मतलब आपने कॉल किया, वहाँ एक एप्लीकेशन है जो आपसे कुछ पूछेगा, उस पर आप जो भी करोगे फिर जाके वो किसी पर्सन को कॉल रिडायरेक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात करें यार, ये सी है, सी को 0 क्यों बनाया गया है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, एनएलपी का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब बात सुन रहा है, प्रोसेस कर रहा है और वर्क कर रहा है, तो वो एनएलपी है। ओके, नेक्स्ट,
Virtual assistants like Siri, Alexa, Cortana are based on technology of AI. कौन सी टेक्नोलॉजी पर ये सभी बिल्ड किए गए हैं? तो देखो, जितने वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, सीरी, एलेक्सा, कॉर्टना और गूगल, जैसे वो अब जेमिनाई के साथ आ गया है ना, तो ये सब क्या है? ये एनएलपी हैं। क्या है ये? एनएलपी पर बेस्ड हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फिर से ये सैम्पल पेपर वाला क्वेश्चन मिल गया है। योर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैज आस्क्ड all its customer to regularly deposit by yearly reports of health test. After some time, it is able to recommend you to your doctors by predicting your possible ailment in future. This is an example of the technology of AI. Means which technology? Data science, कंप्यूटर विजन, बिग डेटा, ऑल ऑफ दीज। देखो, एक सबसे सिंपल चीज यहाँ याद रखना है। क्या उसने बोला है? एक आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, हैज आस्क्ड इट्स ऑल कस्टमर्स टू रेगुलरली, मतलब एक टाइम इंटरवल के साथ, या बाई ईयरली, मतलब साल भर में 2 बार, मीन्स ट्वाइस इन अ ईयर, आपको बार बार टेस्ट करने के लिए कह रही है। और उन टेस्ट के बीच में मतलब जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपको बता रही है कि क्या आपके फ्यूचर के लिए है सही या नहीं। तो ये सारा काम कैसे होगा? इसमें डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में होगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होंगे कंपनी के। नॉट ओनली द 1 or 2 persons आर देयर एज अ कस्टमर। इंश्योरेंस कंपनी है तो लैक्स और मिलियंस ऑफ यूजर्स आर देयर, है ना। तो उसका सही आंसर होगा बिग डेटा। बिग डेटा के साथ जब डील कर रहे होंगे तो इस तरह की कंडीशन बनेगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। तो वैसे तो डेटा साइंस के उसमें आनी चाहिए, अगर इन टर्म्स ऑफ लार्ज रिपोर्ट्स कहें तो वो बिग डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल आंसर्स के तौर पे हम इसमें डेटा साइंस भी यूज कर सकते हैं, कि डेटा साइंस का यूज होगा, है ना। बिग डेटा ऐसे कह सकते हैं हम कि जैसे बार बार एक टाइम में कई सारे यूजर्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो अपने ऐप के थ्रू से अपडेट कर सकते हैं, और उतने बड़े डेटा को मैनेज करना बिग डेटा के टर्म्स में आता है। द मोस्ट यूज्ड एआई टेक्नोलॉजी कैटेगरीज आर, क्या क्या है? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, फ्लैट लर्निंग, डिवाइस लर्निंग। इसमें क्या क्या आंसर हो सकता है? तो देखो, जो सबसे ज़्यादा अभी यूज हो रही है, मोस्ट यूज्ड एआई टेक्नोलॉजी, मीन्स हम कह सकते हैं अभी कुछ सालों से जो यूज में हो रही थी, दैट वाज मशीन लर्निंग। अभी जो पिछले 2 साल से, या हम कहें जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस यूज हो रहे हैं, तो उनमें डीप लर्निंग का यूज हो रहा है ना। तो ये 2 तरह की टेक्नोलॉजी हैं जो मोस्ट यूज्ड है। नेक्स्ट क्या हो रहा है? अभी हमारे पास लगभग इसके बाद भी 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो सकते हैं। AI enables machines to automatically learn and improve at tasks with experience by the use of data. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, फ्लैट लर्निंग, डिवाइस लर्निंग। कोई भी मशीन को जैसे है हमारे पास, तो कौन सी लर्निंग होगी जो उसको मतलब सीखना शुरू कर जाती, कौन सी मेथड से? AI enables machines to automatically learn and improve at task with experience। तो किसका यूज करके वो टास्क को इम्प्रूव कर सकते हैं? सही आंसर क्या होगा इसका? तो मशीन लर्निंग हो जाएगा इसका सही आंसर। मशीन जो ऑटोमेटिकली अपने इम्प्रूव होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, AI enables learning through
Example of filtering of input data using layers and rule based algorithms. AI enables learning, तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा इसका, डीप लर्निंग हो जाएगा. डीप लर्निंग AI enables learning through example and filtering of input data using layers. जब लेयर में डेटा को बार बार फिल्टर किया जाता है और ये एक रूल बेस्ड एल्गोरिदम हो तो उसमें क्या डीप लर्निंग हो जाएगा आंसर. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देना है. डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का सबसेट है या नहीं है. सबसेट और सुपरसेट आप लगभग समझते होंगे बात को, तो ये ट्रू है. आप ऐसे ये एक डायग्राम बनाया हुआ देखा होगा बुक्स में, ऐसे 3 सर्कल्स होते हैं. जो आउटर सर्कल होता है वो एआई है कि एआई मैन हो गया, एआई के अंदर एमएल होता है और एमएल के इनसाइड जो होता है वो डीएल होता है, डीएल. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है अब, जिसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 35. इसमें क्या है, नेम द की technology behind driverless car that enables them to recognize and distinguish between sign and people. साइन और पीपल के बीच में डिफरेंस करना. ऑटोमेटिक व्हीकल्स जो हैं वो किसकी वजह से, मतलब किसकी मदद से सीख पाते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, फ्लैट या डिवाइस लर्निंग. देखो मैंने क्या बोला, जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स डिजाइन हो रहे हैं है ना, उनमें क्या यूज हो रहा है, डीप लर्निंग. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीप लर्निंग हो जाएगा. अगर नॉर्मल आपके बहुत सारे एआई एप्लीकेशंस हैं जो अभी तक मशीन लर्निंग पे आ रहे थे, जिसमें आपके शेड्यूल जनरेट करने वाले थे, आपकी स्टडी के बेस पे आपको एक प्लान बना के देते थे, कौन सा टॉपिक छूट गया है, क्या मिस किया, क्या आपने पढ़ लिया, जैसे जैसे मार्क करते जाओ तो वो शेड्यूलिंग करते हैं ना. तो ये तो नॉर्मल मशीन लर्निंग से हो जाते थे. अभी इन सभी में भी डीप लर्निंग का यूज ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब उसमें जो डेटा आउटपुट जनरेट कर रहा है वो बहुत अच्छा होता है. द वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा कैन इजीली अंडरस्टैंड, हाँ कैन अंडरस्टैंड, पढ़ रहा था, कहाँ गया माउस, ओके. द वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा कैन इजीली अंडरस्टैंड, कन्वर्स इन योर स्पोकन लैंग्वेज. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, ये तो सिंपल है, एनएलपी की वजह से ही हो रहा है. जहाँ ये इनसे रिलेटेड नाम आ जाए, सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सब कुछ, तो ये क्या है, ये एक तरह से एनएलपी ही है. द चैटबॉट्स आर बेस्ड ऑन एआईज एनएलपी डोमेन प्राइमरीली. आगे बढ़ते हैं. द ड्राइवरलेस कार प्राइमरीली यूज द डोमेन एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ एआई. तो कौन कौन सा डोमेन यूज हो रहा है आपका इसमें, कंप्यूटर विजन, जीपीएस, डेटा और ऑल ऑफ दीज. क्या क्या यूज किया जा रहा है, किसके द्वारा, एक समझदार सी मशीन, चलने वाली ड्राइवरलेस कार जिसे हम कहते हैं, है ना. तो ड्राइवरलेस कार हमारी किसके बेस पे चल रही है, सिंपल सा आंसर है, देखती भी है ना, क्योंकि वो आगे लाइट है, पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, उसको देखना है तो कंप्यूटर विजन हो गया. कुछ सेंसर्स हैं उसमें, कुछ कैमरास भी होंगे जिससे वो देख पाती है. ठीक है, जीपीएस बिल्कुल होगा, जीपीएस उसमें, जीपीएस चूंकि अब एक पार्ट हो चुका है, एआई इतना ब्रॉड डोमेन हो रहा है कि वो सब चीज़ों को अपने इनसाइड लेते जा रहा है. और डेटा मींस डेटा साइंस, वो तो है ही, डेटा ले ही रहा है, उसको डेटा आ रहा है, डेटा प्रोसेस हो रहा है, फिर गाड़ी आगे मूव कर रही है ना. जैसे रेड लाइट आना, तो डेटा आया इनपुट में, फिर उसने देखा, उसके अकॉर्डिंग जो उसको कमांड मिलना चाहिए वो कमांड आता है और वो गाड़ी रुकेगी या चलेगी जो भी है.
तो ये आपका ऑल ऑफ दीज, सारे आंसर्स एकदम उसमें फिट हो रहे हैं. विच ऑफ दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग इंटरेक्टिव एंड इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस. गेमिंग में जीपीएस, कंप्यूटर विजन, डेटा या सब कुछ, क्या प्रयोग किया जा रहा है. इंटरेक्टिव गेमिंग की बात हो रही है. इंटरेक्टिव गेमिंग में जिसमें यूज़र आपस में बात कर पाते हैं और इस तरह से वर्क होता रहता है, तो इसमें जो मेन है वो है डेटा. ठीक है, उसमें जीपीएस और सीवी का विशेष यूज नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज है डेटा का. डेटा आपका किस थ्रू जा रहा है उस पर वर्क होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर फॉर एनालाइजिंग द बेस्ट क्रॉप टाइप एंड पोटेंशियल इशूज. कंप्यूटर विजन, जीपीएस, डेटा एंड ऑल ऑफ दीज. इसमें से किसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एग्रीकल्चर के फील्ड में, ये बताना है हमें. ठीक है, तो जीपीएस का तो कोई वो नहीं बन रहा, सेंस नहीं बन रहा है. इसमें क्या सेंस हो सकता है जीपीएस का. कंप्यूटर विजन का सेंस उस फील्ड में ही हो सकता है जब हम कोई ऐप या ऐसी कुछ टूल्स को इन्वेंट करें या डेवलप करें जो फील्ड पे यूज हो सके, लेकिन अभी तक ऐसा वो भी नहीं है. तो किसने अभी तक रोल प्ले किया है, डेटा साइंस ने, क्योंकि डेटा को ही अभी प्रोसेस करके सारे रिजल्ट निकाले जा रहे हैं. प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, प्लेड है ना, अभी तक जो चल रहा था इन एग्रीकल्चर फॉर एनालाइजिंग द बेस्ट क्रॉप टाइप एंड पोटेंशियल इशूज. वो हर जगह से डेटा कलेक्ट होता है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेज होते हैं, कंपनी अपना सर्वे करती रहती है लगा के लोगों को, या फिर कस्टमर्स से भी पूछती है टाइम टू टाइम. जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे बार बार उनसे सजेशन ले रहे होते हैं. ऐसे हर व्यक्ति के पास वो नहीं जाते हैं, है ना. उनको जहाँ से सही सजेशन मिल रहा होता है, सही जानकारी उन्हें लगती है, वहाँ बात करते हैं वो. ठीक है, तो इसका सही आंसर अभी डेटा हो जाएगा. विच ऑफ दीज डोमेन एंड टेक्नोलॉजीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग ह्यूमन लाइक रोबोट्स. ह्यूमन लाइक रोबोट्स के लिए तो ये ह्यूमन, देखो ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना है तो सब कुछ चाहिए, एबीसी सब कुछ चाहिए. डेटा साइंस भी चाहिए, उसमें एनएलपी भी चाहिए और कंप्यूटर विजन भी चाहिए, है ना. अगर आपको एक कंप्लीट ह्यूमनॉइड रोबोट, जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी तक ह्यूमनॉइड रोबोट में सबसे रबस्ट, पावरफुल, इंटेलिजेंट, जो कि वीक एआई का ही एग्जांपल है, वो है सोफिया. सोफिया का तीनों डोमेन में ऐसा कोई फील्ड नहीं रहता जो छूटता हो, सारे उसने कवर कर रखे हैं. वो देखती भी है, सुनती भी है, बोलती भी है, प्रोसेस भी करती है ना, सब कुछ. तो उसमें तीनों डोमेन आ जाएंगे. विच ऑफ फॉलोइंग फील्ड, विच ऑफ द फील्ड गिवन ब्लो हैव मेनली बेनिफिटेड फ्रॉम द डेटा साइंस डोमेन ऑफ एआई. सॉरी, बेनिफिटेड नहीं, मेनली बेनिफिटेड फ्रॉम द डेटा साइंस डोमेन. सेल्स एंड मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, चेन सप्लाई, एग्रीकल्चर एंड ऑल ऑफ दीज. हमें तो ऑल ऑफ दीज लग रहा है. सेल्स में, मार्केटिंग में डेटा का यूज है, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में भी डेटा चाहिए, एग्रीकल्चर की बात कर ही चुके थे, तो ऑल ऑफ दीज इसमें होना चाहिए आंसर, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम. अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा. अच्छा, इसमें कुछ गलत आंसर्स जुड़े हुए हैं, इनमें से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम एथिकल इशूज अराउंड एआई. एआई के अराउंड कौन कौन से एथिकल इशू हो सकते हैं, आप पढ़ लीजिए. बायस, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी मीन्स साइबर सिक्योरिटी एंड मैलिशियस यूज, और ऑल ऑफ दीज. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जब इशूज की बात आती है एआई के अराउंड, एथिकल इशू क्या क्या हैं, तो बायस, फेयरनेस इज अ मेजर इशू, है ना, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा की जो कर रहा है, ही और सी इज अ पर्सन एंड ही और सी हैज द प्रीजुडिस, और अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, देयर लाइक्स डिसलाइक्स, दे प्रिपेयर द मॉडल. तो फेयरनेस और बायस का प्रॉब्लम. अकाउंटेबिलिटी मीन्स AI is committing something wrong or committing we can say
अभी मैंने एक जैसे मूवी देखी थी किसी में, उसमें एक एआई था जो अपने आप को क्या कर रहा था, अरे मूवी क्या आप उसमें देख सकते हैं, चिट्टी या कोई भी उसको खुद को वो नष्ट कर देता है, तो कमिटिंग सुसाइड कह सकते हो। कहीं एक रोबोट ने शायद एक आत्महत्या भी की है, ऐसा सुनने में आया था कुछ दिन पहले। तो ये क्या है, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? या वो मर्डर कर दे, चोरी कर ले, कुछ भी कर दे, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार एक रोबोट है, अब वो किसी को उड़ा दे, है ना, चलते जाए, तो इसमें कौन उसमें अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ये सबसे बड़ी समझने की चीज़ है। और साइबर सिक्योरिटी मैलिशियस यूज, ये तो वो वेब से जुड़ा ही है रोबोट। जैसे सोफिया को देखा जाए, वो किसी की सिक्योरिटी का इधर से डेटा लेके अपने कुछ इनपुट लगा के कुछ कर दे, तो ये एक बड़ा इशू हो जाता है। तो ये सारे इशूज एआई के अराउंड अभी हैं। रिजल्ट, एक मिनट 44 गायब हो गया, उसके एमसीक्यूज इधर आ गए हैं। चलिए कोई नहीं। Results based on incomplete or prejudiced data produced by AI tools are signified as AI fairness, deepfake, robotics, AI bias. Result based on incomplete or prejudiced data produced by AI tools. तो सिंपल सी बात है, that is a bias. AI bias हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जब ट्रेन कर रहे हैं और उसमें डेटा उतने अच्छे से जब फीडिंग ही नहीं हो पा रही है ना, अब इनकम्प्लीट है तो ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी, तो बायस होगा, पक्का बायस होगा। कॉलेज स्टूडेंट क्रिएटेड अ फेक पिक्चर ऑफ हिज फेलो स्टूडेंट यूजिंग एआई डीप फेक टेक्नोलॉजी। ये कोई सजेशन नहीं मिल रहा आपको, है ना, उस पर नहीं जाना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना, आंसर देना, निकल जाना। रजिस्टर्ड फॉर a competition which AI ethical issue related to this। अभी बताइए किसके, मतलब किस इशू में ये आएगा? ट्रांसपेरेंसी, बायस, फेयरनेस, प्राइवेसी एंड कंट्रोल, ऑटोमेशन एंड इम्पैक्ट ओवर जॉब्स, किस में आएगा? इसका सही आंसर देना है हमें, है ना। तो देखो पहली चीज क्या है, उसे तो पता नहीं आप कौन हो, किसकी इमेज यूज कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तो सिंपल हो जाएगा, ये ट्रस्ट और प्राइवेसी है। ट्रस्ट, प्राइवेसी एंड कंट्रोल वाली बात हो जाएगी, जिसमें उसको कुछ पता नहीं है आप दूसरे की प्राइवेसी और उसका मिसयूज कैसे करना है। 45, 6, 7। हाँ, अब बिग डेटा एनालिटिक्स कंपनी लीगली यूज्ड, देखो कौन सी है? बिग डेटा एनालिटिक्स कंपनी है जो इलीगल यूज कर रही है डेटा ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स ऑफ अ कंसिस्टेंसी to know about the potential preferences and try to misuse it, affect the result of election in the area which AI ethical issue is around। तो अब इसमें देखो आप क्या होगा, ह्यूमन राइट्स, साइबर सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी, इसमें दो भी आंसर बन सकते हैं और एक भी आंसर बन सकता है ना। क्यों दो आंसर बन सकते हैं? पहले तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाएगा, है ना, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, क्या बोला इन्होंने पहले, देखो एनालिटिक्स कंपनी है, इलीगल यूज किया है डेटा का, है ना, तो पहले तो इन्होंने डेटा की चोरी की और उसको देख के फिर वहाँ लोगों को पॉलिटिकल प्रेफरेंस को समझने की बात की, तो पहले तो इंसानों के अधिकार को इन्होंने डिस्टर्ब किया। दूसरा क्या किया है इसमें, साइबर सिक्योरिटी की बात है कि डेटा को लिया, है ना, और मैलिशियस यूज किया। मैलिशियस यूज ही कहेंगे इसे, जो कि इलीगल इन्होंने यूज किया है। तो ये साइबर सिक्योरिटी और मैलिशियस यूज में होगा, और ह्यूमन राइट्स तो वायलेट किए ही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एन ऑटोमोबाइल कंपनी लेड ऑफ मैनी फैक्ट्री वर्कर्स ever since it started using robots in factory, heavily affecting the employment and livelihood of these workers, which AI ethical means of saying that कि जैसे ये ऑटोमेशन बढ़ रहा है, जॉब्स जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, ऑटोमेशन एंड इम्पैक्ट ओवर जॉब्स, ये इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एथिकल इशू में ही आएगा। क्योंकि एथिक्स है ना, जॉब पे आपने किसी व्यक्ति को रखा, वो 20 साल से आपके यहाँ काम कर रहा है,
जब काम करना शुरू किया था तो उसकी एज मान लीजिए 30 के आसपास थी। अब 20 ईयर्स आपके यहाँ वर्क किया, वो हो गया 50। अभी नई जगह जाएगा तो जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी, और उसको क्या कर दिया, मशीन आई, ऑटोमेशन आया, तो आपने फायर कर दिया। तो ये क्या है, इम्पैक्ट जॉब पे आ रहा ऑटोमेशन की वजह पे। तो ये भी एक तरह का एथिकल इशू है ना, कि एआई बनाया जाए। नहीं, अभी बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें कि एआई आने से जॉब जाएंगे या आएंगे। तो बहुत लोगों के जा चुके हैं, आ बहुत कम लोगों के रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे इशूज अभी इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि जॉब आ रहे हैं या जा रहे हैं। The data used by AI algorithms to build an AI model is known as the data used by AI algorithms to build AI model क्या होगा, fair testing, training और annotated। तो इसमें आएगा ट्रेनिंग, क्योंकि जब डेटा यूज किया जा रहा है तो किसी प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हैं तो ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग के फेज में वो आ जाएगा। नेक्स्ट आया, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड एआई बायस इन डेटा। क्या रीजन हो सकता है, फ्लॉड एंड अनबैलेंस डेटा कलेक्शन, रॉन्ग अजम्पशन, नो प्रॉपर बायस टेस्टिंग एंड मिटिगेशन, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा 50th क्वेश्चन का आंसर। जैसे क्या बोला है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एआई बायस इन डेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लॉड एंड अनबैलेंस डेटा कलेक्शन, बिल्कुल सही है। रॉन्ग एजम्पशन, गलत आप एजम्पशन लगाएंगे, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। और नो प्रॉपर टेस्टिंग, सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। जब भी आप कोई मॉडल बना रहे हैं, चाहे उसे आप इंटेलिजेंट बनाएं या नॉर्मल बनाएं, तो डेटा कलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, एजम्पशन भी सही होने चाहिए, और वर्क को कंप्लीट होने पर उसकी एक ऑफिशियल टेस्टिंग होती है, देन वो पब्लिक यूज में आता है। तो वो चीजें पहले से होनी चाहिए टाइम टू टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल इंश्योर डेटा फेयरनेस इन एआई, डेटा फेयरनेस इन एआई। तो इसमें आपको हमने तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिले हुए हैं आपको। क्या हो जाएगा, इंश्योरिंग बैलेंस डेटा, इंश्योरिंग balanced data observing biases in human decisions and the data collected, supervised decision making, regular bias testing, all of these, none of these। इसमें से क्या आने वाला है आंसर, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल इंश्योर द डेटा फेयरनेस इन एआई, डेटा की फेयरनेस कैसे बनी रहेगी। तो डेटा की फेयरनेस बनाए रखने के लिए बैलेंस डेटा होना चाहिए, बात तो सही है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑब्जर्विंग बायसेस इन ह्यूमन डिसीजंस एंड द कलेक्टेड डेटा। हाँ, ये तो ठीक है, बायस कलेक्ट करेंगे तो ऐसे डेटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि बैलेंस्ड रहे, जब ह्यूमन में बायस ना हो। तो इसके लिए है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें वो कैसा होना चाहिए, एकदम सुपरवाइज डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसे सब कुछ नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन टुडेज क्लास और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो कर रहा है ना, वो वाकई 50 आउट ऑफ 50 लेके आने वाला है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी जो आपकी है वो ऐसे ही बनी रहे और आप टॉप करो, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग एंड मिटिगेटिंग एआई बायस, टीम डाइवर्सिटी, डेटा डाइवर्सिटी, डेटा रिव्यू, टेस्टिंग, बायस टेस्टिंग, ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा, देखो क्या कहा है, फॉलोइंग मेजर्स आर यूजफुल, क्या क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग मिटिगेटिंग एआई बायस, क्या, डेटा, टीम डाइवर्सिटी। टीम डाइवर्सिटी का मीन्स हो गया जैसे आप कोई एक सिलेक्शन करना है, स्टाफ सिलेक्शन के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे, तो उसमें उतने ही बॉयज मीन्स उतने ही जेंट्स, उतने ही लेडीज और जितने भी जेंडर्स हैं सभी को आपको रखना ज़रूरी है ना। तो ये टीम की डाइवर्सिटी बनी रहे। नहीं तो आपको अगर हो, एक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि एक बार अमेज़ॉन ने कुछ साल पहले 2011-12 के आसपास एक एप्लीकेशन यूज किया था जिसमें वो क्या करता था,
मेल कैंडिडेट को जॉब देता था, फीमेल कैंडिडेट को नहीं देता था। तो टीम डाइवर्सिटी हो ताकि वो उसमें प्रॉपर डेटा रखा जा सके। डेटा डाइवर्सिटी भी रहनी चाहिए। डाइवर्सिटी डेटा में क्या होना चाहिए, मतलब उतने ही मॉडल, मतलब जैसे हमने मेल कैंडिडेट्स के लिए जो डेटा कलेक्ट किया है, सेम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, सेम थर्ड जेंडर के लिए, सबके लिए करना चाहिए और सबको एक बराबर चांस हो उसमें। फिर डेटा रिव्यू क्या है, डेटा को रिव्यू करना, जो डेटा आपने कलेक्ट कर रखा है जिस तरह से उसे देखा जाए कि इसमें कहाँ बायस है, कहाँ इसकी फेयरनेस, कौन सी अकाउंटेबिलिटी, किस किस चीज़ की इसमें इशू है या नहीं है, बायस टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।